हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन पे एमसीक्यूज। ये 5000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 4 होगा और इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन यूडीसी, सीसी और डीडीसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे उसको हम लोग शेयर करेंगे ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए आपका प्रिपरेशन हो जाए। क्योंकि आने वाले समय में एनटीए ड्यू यानी यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस, जेकेएसएसबी, बिहार लाइब्रेरियन और एटॉमिक एनर्जी और भी बहुत सारे वेरियस एग्जाम्स है कंट्री वाइज देखिएगा तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लाइब्रेरी के फील्ड में कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सीसी, डीडीसी और यूडीसी से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे बहुत सारे वेरियस कोर्सेस है। लेकिन अगर आप केवीएस एनवीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स रहेगा मैराथन कोर्स। आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग अगर सिर्फ इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका प्रिपरेशन अच्छा है तो वो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और एमसीक्यूज कोर्स भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो कि ये 5000 एमसीक्यूज का जो सीरीज है यही एमसीक्यूज इंडिविजुअल भी है। लेकिन अगर आप मैराथन कोर्स लेते हैं तो आपको थ्योरेटिकल लेक्चर, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू तीनों इसमें इंक्लूड रहेगा। ये ओवरऑल कहिए तो प्रिपरेशन के लिए ओवरऑल कॉम्बो पैक है। लेकिन इस कोर्स में लाइब्रेरी साइंस के ही टॉपिक कवर किए जाएंगे और भी जो जैसे जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब नहीं कवर किए जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। लाइब्रेरी एकेडमी पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा ताकि जितने भी कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। और थोड़ा सा अगर आपने पहले थोड़ा सा भी पढ़ाई की होगी इस फील्ड में तो आपका उस सभी टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आपको पता होगा कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में हम लोग 3 टाइप के सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। फर्स्ट प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, सेकेंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, थर्ड वन इज द टर्शियरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और ये इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री सोर्स है यानी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सोर्स कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसका जो पेटेंट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। आपको बता दूं कि इसमें जो पेटेंट होता है, थेसिस होता है और भी जो रिसर्च पेपर होते हैं, मोनोग्राफ होते हैं या पांडुलिपि होता है, जिसको हम लोग पांडुलिपि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। इन सभी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट को हम लोग प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होगा इंडेक्स, बिब्लियोग्राफी, उसके बाद ईयर बुक, ये सभी जो टाइप ऑफ सोर्सेस होते हैं ये सभी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर आते हैं। तो इसमें आपका देखिएगा जो रेफरेंस बुक होता है वो एक तरह का, जैसे बिब्लियोग्राफी हुआ, इंडेक्स हुआ, ईयर बुक हुआ, आपका डिक्शनरी हुआ, ये सभी रेफरेंस बुक होता है और डिक्शनरी भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। तो रेफरेंस बुक के अंदर ही आते हैं। तो ये रेफरेंस बुक जो है ये आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। बिब्लियोग्राफी जो होगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और गाइड टू लिटरेचर टर्शियरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। क्वेश्चंस में हमेशा प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम में, लेकिन सेकेंडरी भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप वाज फाउंड इन इंग्लैंड। एक क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप है जो क्लासिफिकेशन के डेवलपमेंट में यानी क्लासिफिकेशन के फील्ड में ये रिसर्च करता है। ये इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम लोग बात करें भारत में लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में रिसर्च के लिए तो DRTC डॉक्यूमेंट्री रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर जो है बेंगलोर में, ये आपका भारत में जो रिसर्च है ये करता है लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में यानी क्लासिफिकेशन वगैरह के फील्ड में। और इसकी स्थापना 1962 में रंगनाथन जी ने किया था। और ये एमलिस भी कराता है। जो कैंडिडेट
अगर एमलिस करना चाहते हैं तो यहाँ 2 ईयर एमलिस प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद ही आपका 2 ईयर का बिलिस और एमलिस इंक्लूड रहता है और 2 ईयर का आप एमलिस प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एमलिस करने के लिए पैसे मिलते हैं, 19,000 का स्कॉलरशिप मिलते हैं पर मंथ, यानी आपको पैसे नहीं लगेंगे, आपको उसके बदले में पैसे भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पॉल आउटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्टेबलाइजमेंट ऑफ, यानी देखिए इसमें पूछा गया है पॉल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन की डैश की स्थापना में उपकरणीय थे। तो बेसिकली ये यूडीसी की स्थापना, इन्होंने यूडीसी को डेवलप किया था 1905 में और इन्होंने एफआईडी की स्थापना किया था 1895 में। तो यूडीसी जो है वो यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन है, जैसे कि सीसी यानी कोलन क्लासिफिकेशन और डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन जिस तरह से एक क्लासिफिकेशन मेथड है, उसी तरह यूडीसी भी एक क्लासिफिकेशन मेथड है। ये भारत में बहुत कम यूज होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सीसी और डीडीसी का यूज किया जाता है। हम लोग के इंडियन जितने भी लाइब्रेरी है, वो चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो या आईआईएम हो या कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी है, वहाँ पे सीसी और डीडीसी देखने को मिलता है। यूडीसी का बहुत कम यूज होता है। यूडीसी बेसिकली डीडी से ही ड्राइव करके उसी का मॉडिफाई करके इन्होंने डेवलप किया था। और पॉल आउटलेट और ला हेनरी फाउंटेन ये ये बेल्जियम के एक वकील थे और ये दोनों वकील थे बेल्जियम के, और ये कह सकते हैं कि बिब्लियोग्राफिक में काम करते थे। और इसमें हेनरी ला फाउंटेन को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। नोबेल प्राइज इनको मिला है पीस के क्षेत्र में, यानी शांति के क्षेत्र में उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है हेनरी ला फाउंटेन। तो आप कभी कंफ्यूज हो जाए कि इनमें नोबेल किसको मिला है, तो आप याद रखिएगा बड़े लोगों को नोबेल मिलता है। तो बड़ा नाम इन दोनों में, बड़ा नाम किसका है? हेनरी ला फाउंटेन का, तो बड़ा नाम है तो इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। इस तरह से याद करने का एक टेक्निक है, ऐसा कुछ आप ऐसे अगर याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है। ये देखिए ये सभी क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लाइब्रेरियन असिस्टेंट लाइब्रेरियन पटना में पूछा, हाई कोर्ट में पूछा गया है, यूजीसी नेट में पूछा गया है, डीएसएसबी में पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु पब्लिश द 7th एडिशन ऑफ सीसी, यानी सीसी का 7th एडिशन जो है उसको किसने पब्लिश किया है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हु पब्लिश द 7th एडिशन ऑफ सीसी, यानी कि कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सरदार रंगनाथन एंडोमेंट। इसकी स्थापना रंगनाथन जी ने 1961 में किया था और सीसी का जो 7th एडिशन आया था 1987 में पब्लिश हुआ था और ये आपका सरदार रंगनाथन एंडोमेंट ने पब्लिश किया था। सरदार रंगनाथन एंडोमेंट जो ये पब्लिकेशन है, ये बेसिकली रंगनाथन जी के जितने भी बुक है, जैसे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और भी बहुत सारे उनके बुक है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बुक है, इन सभी का जो कॉपीराइट है वो सरदार रंगनाथन एंडोमेंट के पास है और इसको कोई भी पब्लिश नहीं कर सकता। अगर कोई भी पब्लिश करता है तो उसको सरदार रंगनाथन एंडोमेंट से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद वो पब्लिश कर सकता है। डीआरटीसी के मैंने बारे में अभी बात किया था कि इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और ये बेंगलुरु में है। और आपका इंसडॉक और नीसकेयर, जो कि इंसडॉक पहले था, 2002 में इसका नाम चेंज करके नीसकेयर किया गया। हालांकि नाम नहीं चेंज किया गया था, बेसिकली इंसडॉक और एक और संस्था को मर्ज कर दिया गया था और तब इसका नाम, दोनों को मर्जिंग के बाद नीसकेयर रखा गया था। अभी नीसकेयर और नीस्टेट्स करके एक संस्था थी, दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब नीसकेयर और नीस्टेट्स दोनों को मिलाकर अब नीस सीपीआर कर दिया गया है। आप याद रखिएगा नीस सीपीआर, ये है इसका न्यू, जो नीसकेयर है उसका नया नाम है नीस सीपीआर और ये हुआ था 14 Feb 2021 को। इसका डेट भी याद रखिएगा। तो पहले स्टॉक जो था नीसकेयर में जब बदला तो ये 2002 ईस्वी था, अब 2021 में 14 फरवरी 2021 को नीस सीपीआर हो गया है। ये न्यू डेवलपमेंट है एक तरह का, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑफ फेज रिलेशन इज assembling together of 2 or more of the subject and dash,
यानी कि आपको ये क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको फेज रिलेशन के बारे में थोड़ा सा अच्छा सा डीपली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि फेज रिलेशन ये जितने भी टॉपिक है मैंने अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए हैं ये सभी मैराथन कोर्सेज में थ्योरेटिकल लेक्चर में मैंने कवर किया हुआ है। जैसे इंस्डॉक हुआ या DRTC हुआ या शारदा रंगनाथन, या पहले भी क्वेश्चन जो मैंने CC DDC ये सब कराया है, UDC ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। फेज रिलेशन के बारे में भी मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर जिनको नहीं मिल रहा है लेक्चर तो मैं बता देता हूँ, आप मैराथन कोर्स के जो फोल्डर वाइज में आप जाएंगे सेक्शन में, तो वहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेशन सब्जेक्ट फॉर्मेशन का एक फोल्डर होगा, वहाँ पे आपको ये टॉपिक मिलेगा। तो फेज रिलेशन बेसिकली 3 टाइप के होता है। एक होता है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन में हम लोग 2 सब्जेक्ट के मेन क्लासेस को ऐड करते हैं और एक क्लास नंबर बनाते हैं। और दूसरा होता है इंट्राफेसेट फेज रिलेशन, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेट आइडियाज को सेम एरे के अंदर, आइसोलेट आइडिया 2 और मोर आइसोलेट आइडिया को एक साथ हम कनेक्ट करते हैं। और एक होता है इंट्रा एरे, इसमें हम लोग आइसोलेट एरो को हम लोग एक साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये डिटेल में मैंने वहाँ पे बताया हुआ है कैसे कनेक्ट करते हैं। इसके भी 5 और होता है कि एक इन्फ्लुएंस होता है, एक डिफरेंस होता है, ये इस तरह से करके कंपैरिजन होता है। तो इसमें भी इंटर सब्जेक्ट, इंट्राफेसेट, इंट्रा एरे, इसके अंदर भी 5 और होते हैं टाइप, उनको भी मैंने कराया हुआ है। सभी पर पर्टिकुलर सभी पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि कैसे, किस केस में हम लोग इंट्रा सब्जेक्ट कहेंगे, किस केस में हम इंट्राफेसेट कहेंगे, और कौन सा केस कैसे कैसे टाइटल को हम जब ऐड करेंगे तो वो इंट्रा फेसेट के अंदर आएगा या इंट्रा सब्जेक्ट के अंदर आएगा, इंटर सब्जेक्ट के अंदर आएगा या इंट्रा एरे के अंदर आएगा। वहाँ पे मैंने डिटेल लेक्चर डाला हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को पूछा गया है कि फेज रिलेशन एसेंबलिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर सब्जेक्ट एंड, यानी कि 2 सब्जेक्ट के साथ साथ हम और क्या इसके साथ ऐड करेंगे। तो ये आइसोलेट आइडिया को, जैसे मैंने आपको बताया था फेज एरे में या तो 2 सब्जेक्ट होगा या 2 सब्जेक्ट और आइसोलेट आइडियाज को हम कनेक्ट करेंगे इंट्राफेसेट में, तो यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो लोग बेसिक एटलीस्ट आइडिया है उनको इस फेज रिलेशन के बारे में वो क्वेश्चन जरूर इसको कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, What are the 3 plane of work that are recognized by Ranganathan for the dynamic theory of classification? तो जो क्लासिफिकेशन का थ्योरी दिए हैं रंगनाथन जी, जैसे कोलन क्लासिफिकेशन, उसके पहले उन्होंने कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने 3 प्लेन भी बताया है। किसी भी वर्क को करने से पहले आपको 3 प्लेन में सोचने के लिए जो डायनामिक थ्योरी में उन्होंने बताया है कि कैसे आप विचार करेंगे, कैसे उसको आइडियाज आपके पास आएंगे, कैसे उसको वर्बल में आप कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको नोटेशनल एक नोटेशन देंगे जिसके पास आपका वर्क एक कंप्लीट होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी टाइटल है और उस टाइटल को आपको, अगर आपको एक उसको आर्टिफिशियल नंबर देना है, जैसे कि कोलन क्लासिफिकेशन और DDC में जितने भी क्लासिफिकेशन मेथड है उनका मेन काम यही है कि किसी भी बुक को एक आर्टिफिशियल नंबर प्रोवाइड करना, एक सेट ऑफ रूल्स के तहत, जिसके तहत कोई भी लाइब्रेरियन अगर नया आता है लाइब्रेरी के अंदर तो उस चीज़ को समझ पाए और वो एक स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन पे बेस्ड हो। तो वहीं CC, DDC, UDC ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो कोई भी टाइटल होता है तो अगर आपको उसको आर्टिफिशियल नंबर देना है तो पहले आपके मन में एक आइडिया आएगा, एक आइडिया विचार आएगा कि ये कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्या हो सकता है। जैसे सिंपल सब्जेक्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आइडिया आएगा, फिर उसको वर्बल आप रिटर्न करेंगे, फिर उसको नोटेशनल प्लेन में उसको डिफाइन करेंगे। तो नोटेशनल, ये नेशनल प्लेन लिख दिया गया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे और नोटेशनल प्लेन इसको लिखेंगे आप अपने नोट्स में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें डायनेमिक थ्योरी के अंदर, डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर पहले आइडियाज, फिर वर्बल और फिर नोटेशनल प्लेन इज द सीक्वेंस एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। DDC 19 एडिशन इज डैश स्कीम। तो DDC का जो 19 एडिशन है वो कैसा स्कीम है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव। ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव कहने का मतलब होता है कि उसमें आपको जो मेन क्लास नंबर है और क्लास नंबर है वो दिए होते हैं, बस आपको उसको
एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन बस करना होता है और सभी चीज़ें सेट ऑफ रूल्स पे बनी होती है, अपना से कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता है। यानी कि एक इनुमरेटिव मतलब परिगणात्मक, यानी कि आपको एक आर्टिफिशियल नंबर दिया होगा, बस आपको अरेंजिंग करने की बात है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑलमोस्ट इनुमरेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे डीडीसी की जो लोग कॉल नंबर निकालना जानते होंगे अच्छे से, उन आप अगर जान रहे हैं तो आपको ये बात पता होगी कि आपको किसी भी टाइटल का अगर कॉल नंबर निकालना है तो आपको ज़्यादा नहीं करना होता है, बस 4 वॉल्यूम दिए होते हैं डीडीसी का, उसी का यूटिलाइजेशन करके नंबर के साथ बस हेर फेर करना होता है और आप उसका कॉल नंबर निकाल लेते हैं। तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि एक इनुमरेटिव टाइप है, परिगणनात्मक है, यानी कि एक नंबर सिस्टम बेस्ट है, जिसको बस अरेंजिंग करने का टेक्निक आना चाहिए आपको, अपने से आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑलमोस्ट इनुमरेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। डीडीसी के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, डीडीसी का फर्स्ट एडिशन जो आया था 1876 में आया था, मेलविल डेवे के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था और ये 44 पेज का था। लेकिन आज जब डीडीसी का 23rd वर्जन आ गया है, 23rd एडिशन आया है, ये टोटल 4 वॉल्यूम में है और फर्स्ट वॉल्यूम का है, देखिए इसे 4 वॉल्यूम है ना, तो फर्स्ट वॉल्यूम जो होता है इंट्रोडक्शन टेबल होता है, सेकेंड वॉल्यूम होता है जो कि आपको सेकेंड वॉल्यूम में आपको देखने को मिलता है जो समरी होती है। आपको पता होगा डीडीसी में समरी होती है, फर्स्ट समरी, सेकेंड समरी एंड थर्ड समरी। तो फर्स्ट समरी में टोटल 10 मेन क्लासेस होते हैं और सेकेंड समरी में टोटल 100 सब क्लासेस इसको कहते हैं और थर्ड समरी में 800 जो है सभी एक एक 10 में डिवाइड होता है और 1000 होते हैं। तो इस तरह से आपका डिवीजन होता है समरी का डीडीसी के अंदर। तो जो यही जो समरी है यही सेकेंड वॉल्यूम है। फर्स्ट वॉल्यूम में इंट्रोडक्शन एंड टेबल है और टेबल आपको पता है डीडीसी के 23rd एडिशन में 6 टेबल है। 7 टेबल पहले हुआ करते थे लेकिन 7th टेबल हट गया है, अब टोटल 6 टेबल है। तो फर्स्ट में इंट्रोडक्शन एंड टेबल है, सेकंड वॉल्यूम में आपको समरीज कह सकते हैं, थर्ड वॉल्यूम में भी आप समरीज कह सकते हैं। फर्स्ट में 00 से 599 तक है और थर्ड में 600 टू 999 तक है, यानी 1000 कवर हो जाता है। और फोर्थ में है जो रिलेटिव इंडेक्स या इंडेक्स हम लोग कहते हैं नॉर्मली, लेकिन वो होता है रिलेटिव इंडेक्स। तो ये 4 वॉल्यूम है, चारों का नाम याद रखिएगा। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टेबल, सेकंड में समरीज और थर्ड में समरीज और फोर्थ में आपका रिलेटिव इंडेक्स। तो ये याद रखिएगा। लेकिन 29 और 29 से पहले जो एडिशन था उसमें सिर्फ 3 वॉल्यूम थे। फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टेबल, सेकंड था समरीज और थर्ड था रिलेटिव इंडेक्स। तो जो हमारे देश में जो इग्नू फॉलो करता है, ज़्यादातर आप इग्नू के मटेरियल लेंगे तो आपको वहाँ पे देखेंगे कि ज़्यादातर जगह 19 एडिशन पर भी वर्क होता है। लेकिन अभी 23rd एडिशन आ चुका है। जो 1993 जब कंप्यूटर की मतलब दुनिया एक तरह से डेवलप हो रही थी, उस समय 1993 में डीडीसी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण आया था। देखिएगा, एक ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक संस्करण और वेब ऑनलाइन की बात की जाए, ऑनलाइन, ये दोनों में अंतर होता है। इलेक्ट्रॉनिक संस्करण कहने का मतलब होता है कि एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा, उसमें वो बुक जो डीडीसी होगी उसका सारे डिटेल होंगे और ये ऑफलाइन एक्सेस किया जाएगा किसी भी कंप्यूटर में। एक जैसे पेन ड्राइव में कोई डाटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में है, लेकिन एक वेबसाइट जैसे libraryscience.in एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से बहुत सारे आर्टिकल एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरह डीडीसी का जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्जन आया था ये 1993 में आया था, लेकिन जो 22 एडिशन था ये पहली बार ऑनलाइन पब्लिश हुआ और इसको वेब डेवी के नाम से हम लोग जानते हैं, वेब डेवे के नाम से जानते हैं। यानी मेलविल डेवे इसे डेवलप किया था, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डेवे के नाम से जानते हैं और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया है उसको वेब डेवे के नाम से जानते हैं। और 23rd एडिशन भी वेब डेवे है, यानी कि अब प्रिंटेड वर्जन नहीं पब्लिश हुए, आपको ऑनलाइन ही वर्जन पब्लिश हुए। तो आई थिंक आपको इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। और भी क्वेश्चंस डीडीसी के आएंगे तो वैसे वैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन करते चले जाएंगे, वहाँ पे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ऑनलाइन एडिशन ऑफ डीडीसी। तो देखिएगा, ऑनलाइन एडिशन कहें तो 23rd एडिशन तो है ही ऑनलाइन एडिशन, 22 एडिशन भी ऑनलाइन ही एडिशन है। तो इसको एग्जामिनर ने 23rd एडिशन को करेक्ट माना है। जो ये राजस्थान लाइब्रेरियन के ग्रेड 3 के एग्जाम हुए थे 2019 में आया था और 2020 में इसका एग्जाम हुआ था। तो
रिजल्ट आया था 2020 में आई थिंक। तो यहाँ पे 23rd एडिशन माना गया डीडीसी का ऑनलाइन है, ये बात करेक्ट है, लेकिन इन्होंने फर्स्ट ऑनलाइन कुछ पूछा नहीं था, तो इसे आप जो बोर्ड माना है उसी को आप करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर सी, इसको मान लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, द सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, अगर आप पढ़ते नहीं हैं और आप एज ए गेस करते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप हर चीज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए, बेसिक टॉपिक क्यों ना हो। तो जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम लोग मदरबोर्ड के भी नाम से जानते हैं। आपने कई बार कंप्यूटर में जाते हैं, आपको दुकानदार कहता है कि मदरबोर्ड इसका खराब है, तो मदरबोर्ड खराब है इसका मतलब सीपीयू आपका खराब हो गया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही एक और टर्म आता है एएलयू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये एएलयू, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एएलयू एंड व्हाट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि कंप्यूटर के मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये एएलयू होता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी अर्थमेटिक कहने का मतलब ही हुआ कि मैथमेटिकल ऑपरेशन को ये फुल करेगा। तो एएलयू जो होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और कंप्यूटर जो है हमेशा बाइनरी डिजिट में वर्क करता है, एडिशन भी करेगा, सब्ट्रैक्शन भी करेगा, सभी चीज़ बाइनरी में करेगा। अब देखिएगा, आप कहिएगा कि एडिशन तो अब इजी है, लेकिन सब्ट्रैक्शन बाइनरी में कैसे किया जाएगा? तो एक आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे एक सर्च कीजिएगा, अगर आपको सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन ये सब सीखना है, क्योंकि यूजीसी नेट में 1-2 बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा बाइनरी टू डिजिटल टू बाइनरी कन्वर्जन, ऐसे डिजिटल टू बाइनरी कन्वर्जन, या आप सर्च कर लीजिएगा कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ऐसे सर्च कीजिएगा, लेकिन लास्ट में यहाँ लगा दीजिएगा माई एकेडमी, ठीक है, माई एकेडमी ऐसे लगा दीजिएगा। तो ये जो लेक्चर आएंगे 2-3 वो आप देख लीजिएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ अ बुक नंबर अकॉर्डिंग टू कोलन क्लासिफिकेशन। तो ये कह रहा है कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर जो बुक नंबर हम लोग लिखते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस बताइए। तो आप ध्यान रखिएगा, जो कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर बुक नंबर होता है वो 8 डिजिट का होता है। तो 8 डिजिट को हम लोग कैसे कैसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, सेकंड किसको देते हैं, थर्ड किसको देते हैं, ये चीज़ें आपको ऑर्डर पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे ऑर्डर में, तो आपका जो लैंग्वेज नंबर होगा यानी भाषा का अंक, इसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, यानी फर्स्ट में हम लोग भाषा लिखते हैं। तो आपका ये करेक्ट हो गया, 1 ऑप्शन आएगा 1 में। उसके बाद हम लोग फॉर्म नंबर को प्रायोरिटी देते हैं, फिर वॉल्यूम नंबर को, एंड फिर कॉपी नंबर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, उसी ऑर्डर को ये फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, यानी कौन सी भाषा को कंप्यूटर समझता है। तो ये अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाए तो देखिए सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बेसिक और बाइनरी नंबर, ये 4 ऑप्शन है। आपको लगेगा कि सी लैंग्वेज में तो काम होता ही है। देखिए सी लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग चीज़ होती है और कंप्यूटर का समझने की लैंग्वेज अलग होती है। सी लैंग्वेज जो भी आप लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्राम है आप किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक असेंबलर होता है। असेंबलर क्या करता है कि तो जो कंप्यूटर होता है उसमें कंपाइलर होता है। कंपाइलर असेंबलर होता है। असेंबलर का काम क्या होता है कि वो आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, एक बाइनरी नंबर होती है जिस पे कंप्यूटर समझता है जिसको, और कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। तो इसीलिए कंप्यूटर का अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, यानी वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। और कंपाइलर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाइनरी नंबर हमेशा 0 और 1 में रिप्रेजेंट की जाती है। हम लोग जो डेली लाइफ में यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर यूज करते हैं। डेसिमल में 0 to 9 यूज की जाती है, और डेसिमल का जो बेस नंबर होता है 10 होता है,
और बाइनरी का बेस नंबर जो होता है 2 होता है। तो जैसे कि कोई भी नंबर है उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है या कोई भी बाइनरी नंबर को डिजिटल में कन्वर्ट करना है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, इसके लिए मैंने जो लेक्चर बताया है माई एकेडमी पे, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ एडिटर इन चीफ ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यानी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन का जो एडिटर इन चीफ कौन है, यानी रिलेटिव इंडेक्स एडिशन 23 का ये भी पूछा गया, मतलब दोनों का एक ही व्यक्ति है, तो ये है जॉन एस मिशेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये पूछा हुआ है यूजीसी नेट में क्वेश्चंस, इसलिए इसको हमने कंसीडर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है डैश इज अ सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द बुक, यानी कि कौन सा पुस्तक को विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है। प्रतीकात्मक यानी कि आर्टिफिशियल नंबर या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कौन सा है इसमें। तो देखिए, जब भी कोई बुक का हमको लाइब्रेरी में एक आर्टिफिशियल नंबर देना होता है, यानी सिंबॉलिक नंबर से रिप्रेजेंट करना होता है, उसे हम लोग कॉल नंबर कहते हैं। और कॉल नंबर जो होता है वो क्लास नंबर, यानी मेन क्लास की बात हम लोग कर रहे हैं, प्लस बुक नंबर एन प्लस कलेक्शन नंबर के कॉम्बिनेशन होता है कॉल नंबर। लेकिन यहाँ पे जो क्लास नंबर होता है इसी से डिफाइन हो जाती है कि ये सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का बुक है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट ऑफ बुक की ही बात की जाती है, तो सिर्फ हमारा क्लास नंबर ही काफ़ी होगा ये बताने के लिए कि ये बुक किस सब्जेक्ट की है। तो यहाँ पे क्लास नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा। तो ये कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर, ये सब कैसे निकालते हैं और ये क्या है, ये सभी मैंने थ्योरेटिकल लेक्चर में अभी तक कवर कर चुका हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन अ कोलन क्लासिफिकेशन इंट्रा एरे फेज रिलेशन इन यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि द्विबिंदु वर्गीकरण में यानी कोलन क्लासिफिकेशन में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किस में संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, इंट्रा एरे फेज रिलेशन की बात कर रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर 3 तरह के मैंने आपको फेज रिलेशन बताया था, अगर यही चीज़ होता इंटर सब्जेक्ट तो उसमें 2 सब्जेक्ट होते, यानी 2 मेन क्लासेस होते। तो यहाँ पे तो इंट्रा एरे पूछा है, इंटर सब्जेक्ट पूछा नहीं है। अगर ये चीज़ें इंट्रा फेसेट पूछता तो उस समय भी हम लोग आइसोलेट आइडियाज के और सेम एरे के अंदर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंट्रा एरे फेज रिलेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मेन क्लासेस भी होगा, फेसेट भी होगा, एरे भी होगा, आइसोलेट, यानी कि मतलब कि ये ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें 1 मेन क्लासेस होगा, 1 फेसेट होगा और 2 एरे इन अ आइसोलेट ऑन एंड द सेम एरे, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जो बेसिक थ्योरी जो लोग पढ़े हुए हैं उनको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आएगी। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप भी पढ़ लीजिएगा, बहुत आपका टाइम अभी नहीं बीता हुआ है, आने वाले समय में बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरी साइंस में, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। जैसे बिहार लाइब्रेरियन भी 7000 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 21th एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वॉल्यूम, यानी कि 21 एडिशन जो था वो कितने नंबर ऑफ वॉल्यूम में पब्लिश हुआ। तो ये 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ। मैंने आपको चारों वॉल्यूम का बताया है कि फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ टेबल है, सेकंड वॉल्यूम है वो आपका समरीज है, थर्ड वॉल्यूम भी समरीज है और फोर्थ वॉल्यूम रिलेटिव इंडेक्स को डिफाइन करता है। और जो 19 एडिशन तक था सिर्फ 3 वॉल्यूम में था, जो फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टेबल था, सेकेंड था वो आपका समरी और थर्ड था रिलेटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे 4 वॉल्यूम है और चारों में 4th नंबर वॉल्यूम इंडेक्स है, आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर और थर्ड नंबर समरीज है और फर्स्ट नंबर इंट्रोडक्शन टेबल है। और 6 टेबल होते हैं अभी, और 6 टेबल को आपको ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा। ये सभी चीज़ें मिल जाएगी आपको लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो टेबल है, अक्सर टेबल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस बात को भी आपको समझ होना चाहिए। टेबल से पूछ देगा कि बताइए ज्योग्राफिकल रीजन को डिफाइन करने के लिए कौन से टेबल का यूज किया जाता है, तो टेबल नंबर 2। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेन क्लासेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीडीसी में आपको जो मेन क्लासेस है वो आपको याद होना चाहिए। 10 जो मेन क्लासेस हैं, तो मेन क्लासेस में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए साइंस एंड प्योर साइंस कहें या नेचुरल साइंस की बात करें, वो उसका मेन क्लासेस क्या है, तो 5000 है। हिस्ट्री का क्या है, तो 900 है। तो इस तरह से काम करना होता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या है, 000 है। तो इस तरह से आपको याद रखना होता है और वो चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। और सीसी का भी मेन क्लासेस आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन्टोलॉजी इज। तो देखिए, एक इंग्लिश का ये टर्म है ऑन्टोलॉजी, और ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ
इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट है उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं जब उसको ऑन्टोलॉजी कहते हैं। हालांकि इसका यूज कहाँ होता है, देखिए मान लीजिए डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, आपको बता दूं मैं डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये आईआईटी खड़गपुर इसको देखता है, आईआईटी खड़गपुर। और मान लीजिए डिजिटल लाइब्रेरी है और डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका भी क्लासिफिकेशन करना होगा ताकि सर्चिंग में या कोई भी डॉक्यूमेंट ढूंढने में आसानी हो, तो उस टर्म के समय हम ऑन्टोलॉजी उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फुली इन्यूमरेटिव। तो फुली इन्यूमरेटिव कहने का मतलब हुआ कि इसमें हमको कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन तक नहीं करना पड़ता है। ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव होता है डीडीसी। तो ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव मतलब कि एटलीस्ट इन्यूमरेटिव है लेकिन ऑलमोस्ट है, 100% नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी क्लासिफिकेशन मेथड है जिनमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बहुत कम करने होंगे। डायरेक्टली आपको नंबर लिखिए, आपका कॉल नंबर लिखा गया, तो ये होता है फुली इन्यूमरेटिव है ये एक तरह से। तो ये होता है राइडर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, यानी बी और सी इसका बोथ आंसर करेक्ट होगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो आरपीएससी है ये पूछा हुआ था और इसमें एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना था, तो आप बी और सी, बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया था इस आंसर को, और बी जिन्होंने मारा उनको सही मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सी भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है व्हाट डू यू कॉल अ डिजाइनर ऑफ ए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता को क्या कहा जाता है, यानी ऐसा पर्सन जो स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिजाइन करता है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उस व्यक्ति को कहते हैं क्लासिफिकेशनिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो दस्तावेज के लिए विस्तृत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, वो वर्गीकरण कौन सा है। तो जो भी माइक्रो दस्तावेज क्या होता है, जैसे जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन पीडीएफ वगैरह पब्लिश करते हैं, छोटे डॉक्यूमेंट जो होते हैं, मोनोग्राफ होते हैं, उन्हीं को हम लोग माइक्रो डॉक्यूमेंट कहते हैं। उसके लिए हमें डेप्थ वर्गीकरण ए रंगनाथन जी ने बताया है कि माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग डेप्थ क्लासिफिकेशन करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा और एक केवीएस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब किसका पहले डेवलपमेंट हुआ। तो देखिए इन सभी का डेवलपमेंट का कैसे आप पता करेंगे, पहले आपको ईयर पता होना चाहिए कि किस ईयर में क्या पब्लिश हुआ था। तो देखिए यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन मैंने आपको 1905 बताया था, कोलन क्लासिफिकेशन मैंने बताया था 1903 और बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन 1935 में पब्लिश हुआ था। और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन ये पब्लिश हुआ था 1906 में, आई थिंक पब्लिश हुआ था, ये 1906 में पब्लिश हुआ। तो अब आप इसको ऑर्डर सजा सकते हैं। तो आपको पता है 1905 ये फर्स्ट आ जाएगा, यानी 4 जो होगा वो फर्स्ट आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा 4321। तो इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन आप ध्यान में रखिएगा। 2 बुक का और ईयर ऑफ पब्लिकेशन याद रखिएगा। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिसको रंगनाथन जी ने मतलब लिखा है, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसका 1931 है। और CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग कोड, इसका पब्लिकेशन 1934 में हुआ। और CC यानी CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन का 1933 में पब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है विच इज द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन स्कीम फॉलोइंग, यानी कौन सा जो स्कीम है ओल्डेस्ट है। तो ये DDC जो है ओल्डेस्ट है। DDC 1876 में पब्लिश हुआ मेलविल डेवे के द्वारा, और जो UDC है वो 1905 में पब्लिश हुआ। CC जो है BC जो है यानी कि BC बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, BC का यहाँ फुल फॉर्म है, ये 1935 में पब्लिश हुआ। और CC यानी कोलन क्लासिफिकेशन 1933 में पब्लिश हुआ। तो इन सभी का ईयर आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपको सभी चीज़ें याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ DDC कॉल्ड, यानी DDC के जो इंडेक्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो DDC का इंडेक्स वॉल्यूम है उसको हम लोग रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं, यानी सापेक्ष अनुक्रमणिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है द लेटेस्ट एडिशन
द लेटेस्ट एडिशन ऑफ द कोलन क्लासिफिकेशन स्कीम इज, यानी कि जो कोलन क्लासिफिकेशन का लेटेस्ट एडिशन है वो कैसा है, यानी कि फेसेटेड है, ऑलमोस्ट फेसेटेड है, फ्रीली फेसेटेड है या इनुमरेटिव है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फ्रीली फेसेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये अगर आपको समझ में कम आए फेसेटेड और फ्रीली फेसेटेड, आप एटलीस्ट इतना याद रख लीजिएगा, डीडीसी का, सीसी का और यूडीसी का फर्स्ट वॉल्यूम, लास्ट वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम, लास्ट वॉल्यूम, फर्स्ट वॉल्यूम, लास्ट वॉल्यूम, ये क्या है, मतलब इनुमरेटिव है या फ्रीली फेसेटेड है, ये फेसेटेड है, फ्रीली फेसेटेड है। इस तरीके से आप चार्ट बना लीजिएगा अपने एक नोट्स में, या यहीं पे इसी पीडीएफ पर अगर प्रिंट आउट निकालते हैं तो यहीं पर बना के आप उसको नोट कर लीजिएगा। थ्योरेटिकल लेक्चर में जाकर आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको याद करने में बार बार रिवीजन जब होगा तो आपको याद रहे। और ये अक्सर पूछे जाते हैं, लेटेस्ट एडिशन खासकर जरूर पूछे जाते हैं, और फर्स्ट एडिशन कैसा था ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अपूपा मेथड इज रिलेटेड टू। तो देखिए अपूपा मेथड को डेवलप किया रंगनाथन जी ने, और एक तरह का ये क्लासिफिकेशन मेथड है, और अपूपा मेथड जो है क्लासिफिकेशन मेथड है। और इसमें हम लोग इसमें करते क्या है, जैसे अलमीरा होता है हमारे लाइब्रेरी के अंदर, मान लीजिए बहुत सारे अलमीरा है ऐसे सजाया हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी यूजर सबसे ज़्यादा डिमांड करता है, उसको हम लोग यहाँ मान लीजिए रख लिए, उससे इसी यहाँ पे जितने भी हमने बुक और डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, इससे रिलेटेड बुक उसके बगल में रखेंगे, और सबसे कम रिलेटेड और दूर रखेंगे, और सबसे कम को और दूर रखेंगे। तो ये एक तरह का मेथड है, मतलब कि बुक अरेंज करने का, क्लासिफिकेशन करने का एक मेथड है। तो जो सबसे ज़्यादा यूजर डिमांड करते हैं जिस चीज़ का, उसको पेनुम्ब्रल कहते हैं। यानी कि इसमें इसका फुल फॉर्म देखिएगा अपूपा का, तो ए से होता है एलियन, एलियन, पी से होता है पेनुम्ब्रल, और फिर आता है यू, यू से होता है अम्ब्रल, ठीक, और फिर वहीं पी से आएगा पेनुम्ब्रल, और फिर ए से आएगा एलियन। तो ये कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे पी है, ठीक, तो पी के बाद यहाँ पे फिर यू आएगा, फिर यहाँ पे पी आएगा, फिर ए आएगा, ये सॉरी ए आएगा, पी आएगा, इस बार इसको अच्छे से कर लेते हैं लोग, पहले आएगा ए, फिर आएगा पी, फिर आएगा यू, फिर आएगा पी, फिर आएगा ए। तो मान लीजिए कि जो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं उनको हम लोग पेनुम्ब्रल कहते हैं, उससे कम डिमांड को हम लोग अम्ब्रल कहते हैं, और जो सबसे कम डिमांड जो होती है उसके एलियन कहते हैं। एलियन मतलब दूसरे ग्रह से आए हुए चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसकी हमें बहुत कम डिमांड है, तो उस चीज़ को एलियन कहते हैं। तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो ये सभी टर्म का, तीनों टर्म का आपको फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ हमने लिखा था उसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप के अंदर, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि आपको सभी टर्म, जितने भी इसके क्वेश्चंस के एक एक टर्म है, उन सबको मैं समझाऊं। फिर भी अगर डाउट होता ही है स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं, तो आप मेरे इसी नंबर पे आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, मैराथन कोर्स, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे स्टोर का ऑप्शन होगा, स्टोर पे क्लिक कीजिएगा, और आप मैराथन कोर्स पे क्लिक करके नीचे बाय नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और मैराथन कोर्स में अभी थ्योरेटिकल लेक्चर, MCQज लेक्चर, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज में टोटल हमने अभी 76 टेस्ट अपलोड किया हुआ है, इसमें लगभग 4000 MCQज आपको कवर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का क्लासिफिकेशन का ही सेकेंड पार्ट के साथ।